शाम में मुसल्लह अपोजिशन धड़ों की 13 साल बगावत के बाद बिल आखिर शाम में असद खानदान का 54 साल जाबराना इख्तिदार इख्तिताम को पहुंच गया है। बागियों की जानिब से पिछले 10 रोज में शाम के मुतादिद अहम शहरों पर कब्जे के बाद शामी अफवाज की जानिब से भरपूर मुजाहिमत के दावे किए जा रहे थे। शामी फौज बागियों पर झूठ और प्रोपेगेंडा का इल्जाम लगा रही थी, मगर कल रात शामी फौज के तमाम दावे गलत साबित हुए जब मुसल्लह बागी कल रात हिम्स पर कब्जे के बाद आज सुबह दिमिश्क के मरकज में दाखिल हो गए और फतह का ऐलान कर दिया। और इस मौके पर शामी फौज की जानिब से किसी किस्म की मुजाहमत के बजाय हेलीकॉप्टर्स के जरिए दिमिश्क छोड़ने के मनाजिर देखे गए, जिसके बाद दारुल हुकूमत दिमिश्क में शहरी सड़कों पर निकल आए और दारुल हुकूमत के मरकजी स्क्वायर समेत मुख्तलिफ शहरों में लोगों को कई मकामात पर जश्न मनाते देखा गया। शामी बागियों के 27 नवंबर को अचानक हमलों में तेजी और सिर्फ 11 रोज में मुल्क का कंट्रोल संभालने के बाद सदर बशार दिमिश्क से फरार हो गए हैं और इस वक्त बैनुल अक़वामी मीडिया पर उनके तैयारे हादसे में मारे जाने की गैर मुसद्दका इत्तलात सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बशार अल असद का तैयारा दिमिश्क के हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ देर बाद रडार से गायब हो गया था और अब वो इस वक्त कहां है उसका कुछ अता पता नहीं है। फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक बशार अल असद के तैयारे ने दिमिश्क से पहले शाम और इराक के सरहदी इलाके की जानिब उड़ान भरी, फिर अचानक उनका तैयारा बहरिया रोम की तरफ मुड़ गया। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि बशार अल असद का तख्ता उलटने के बाद शाम 3 हिस्सों में बटा नजर आ रहा है, जहां शाम के शुमाल मशरिक में कुर्द तंजीम सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का कंट्रोल है, जिसे अमरीका समेत आलमी बरादरी की हिमायत हासिल है। शाम के जनूबी शहर दरा और स्वेडा में फ्री सीरियन आर्मी का कंट्रोल है, जो जमहूरियत पसंद धड़ा समझा जाता है। जबकि इस 13 साल खाना जंगी के बाद शाम के मरकज में जो सबसे बड़ा धड़ा सामने आया है वो अलकायदा के साबिक रहनुमा अबू मोहम्मद अल जुलानी की तहरीर शाम नामी तंजीम है। और इस वक्त ये धड़ा ही बशार अल असद के बाद शाम के इक़्तिदार संभालने के लिए मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। ताहम दमिश्क में कंट्रोल संभालने के बाद इस ग्रुप के सबरा ने पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार तक साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद अल जलाली को तमाम रियासती इदारों को चलाने का इख्तियार दिया है। अबू मोहम्मद अल जुलानी ने फतह के बाद अपने बयान में कहा है कि अवाम और साबिक हुकूमत के फौजी सरकारी इदारों से दूर रहें। सरकारी इदारे इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म की निगरानी में हैं। जबकि शामी वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा है कि जिस तेजी के साथ हालात तब्दील हुए उसके लिए हम किसी भी तरह तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि माजूल सदर बशार अल असद से हफ्ते की रात से राब्ता मुनक़ता हो गया था। बागियों की जानिब से मशरिक़ वस्ता के अहम मुल्क का कंट्रोल संभालने के बाद ये सवालात किए जा रहे हैं कि अब शाम का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या शाम में जमहूरियत होगी, इस्लामी निज़ाम हुकूमत होगा और बागी किस तर्ज पर मुल्क का निज़ाम चलाएंगे। 2 रोज पहले CNN के इंटरव्यू में यही सवाल अबू मोहम्मद अल जुलानी से हुआ था और उन्होंने कहा था कि अब मुल्क का निज़ाम कोई फर्द वाहिद नहीं चलाएगा, बल्कि उनका सारा फोकस इदारों की बहाली और इदारों के जरिए मुल्क को चलाने पर होगा। अहम बात यह कि बैनुल अक़वामी मीडिया पर अबू मोहम्मद अल जुलानी के बैकग्राउंड को लेकर बहस जारी है, क्योंकि इनके सर पर अमरीका की जानिब से अब भी $10 मिलियन का इनाम है। इनकी तंजीम को अमरीका समेत मगरबी ममालिक दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके हैं और अब यही ग्रुप मुल्क के बड़े हिस्से का इंतजाम संभाल चुका है। मगर नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम की मौजूदा सूरत हाल पर अपने बयान में किसी भी किस्म की मुदाखलत से इनकार करते हुए कहा है कि शाम में सूरत हाल तबाहकुन है, मगर शाम हमारा दोस्त नहीं है। अमरीका का इससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ये हमारी जंग नहीं है, जो होता है होने दें, मुदाखलत ना करें। इस वक्त दमिश्क एयरपोर्ट, सरकारी टीवी की इमारत और शामी वजारत दाखिला की इमारत समेत कई अहम और हसास सरकारी और फौजी तनसीबात बागियों के कब्जे में है। दमिश्क में इराकी सफारत खाने खाली करा देने की खबरें सामने आ रही हैं, जबकि शाम में ईरानी सफारत खाने की इमारत को धमाके से तबाह करने की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। जिसके बाद बागियों ने दमिश्क में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है, जिसका इतलाक शाम 4 बजे से सुबह 5 बजे होगा। और अब देखना होगा कि शाम में इंतकाल की मुंतकली कब तक और किस तरह होती है। शाम से असद खानदार का सूरज 54 साल बाद गुरूब हो गया है, मगर ये अपने साथ जुल्म और बर्बरियत की कई दास्तानें छोड़ गया है। 2016 की UN रिपोर्ट के मुताबिक इस तनाज़े के इब्तदाई 5 सालों में तकरीबन 4 लाख लोग कत्ल हुए, जबकि सीरियन ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक मरने वालों की तादाद तकरीबन 6 लाख थी, जिसमें 60 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए। और शामी और रूसी बमबारी से हलब, मशरक़ गौता, रक्का, इदलिब और हिमिस में वो तबाही हुई जो शामी तारीख में पहले कभी देखी नहीं गई। 2017 में अक़वाम मुत्तहिदा ने शामी तनाज़े को दूसरी जंग अज़ीम के बाद इंसानों के जरिए लाई हुई सबसे बड़ी तबाही करार दिया। 2014 के अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में बताया गया कि पूरा मुल्क अमली तौर पर एक टॉर्चर चैम्बर बन गया है, जहां शामी फौजी शहरी आबादियों पर बिला इम्तियाज बमबारी, केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करके तशद्दुद और जबरी गुमशुदियों को भी बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी इदारों के मुताबिक रियासती इदारे जिन मराकज़ में अवाम को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उनमें से एक बदनाम ज़माना सिदनया जेल है,
जिससे गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में द वर्स्ट प्लेस ऑन अर्थ करार दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2017 में इस हिरासती मरकज में बड़े पैमाने पर कैदियों की मौत के शवाहिद सामने आने के बाद इसे इंसानी ज़बाख़ाने का नाम दिया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक 2011 से 2021 तक सिर्फ इस जेल में 30,000 कैदियों को कत्ल किया गया। इस खाना जंगी के दौरान कई ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसने आलमी ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया, जिसमें 2015 में 3 साल एलान कुर्दी की मुर्दा हालत में तस्वीर भी शामिल है, जिसका घराना जंग से तंग आकर समंदर के रास्ते यूरोप जाने की कोशिश कर रहा था। मगर इस जैसी तस्वीर ने कई बार आलमी ज़मीर को झंझोड़ा तो ज़रूर, दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में बशार अल असद के खिलाफ कार्रवाई के मुजाहरे भी हुए, मगर ये दर्दनाक कहानियां भी आलमी बरादरी को कोई एक्शन लेने पर मजबूर ना कर सकी। बहरहाल अब शाम में बशार अल असद का तवील दौर ख़त्म हो चुका है। इस वक्त ज़मीनी सूरत हाल क्या है और शाम का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदे हसन अब्दुल्ला ने, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं एयर मार्शल रिटायर्ड सईद खान, जो पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं। सीरिया में 2 साल उन्होंने सर्व किया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले आपकी तरफ आता हूं हसन, कल जब आपसे बात हुई तो आपने बताया कि कई शहर तो ऐसे थे जहां पे कोई मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा बागी अफवाज को, और दिमिश्क सिर्फ 10 किलोमीटर दूर रह गए थे, लेकिन हमने देखा कि दिमिश्क में भी आसानी जो है वहां पे कब्जा कर लिया गया। क्या वजह है, किसी किस्म की मुज़ाहमत नहीं देखी गई? जो फोर्सेस थी वहां पे, क्या उन्होंने कंप्लीट सरेंडर किया, विड्रॉ किया वहां से? देखिए शहजाद, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक वजह तो ये कि इस वक्त जो कोऑर्डिनेशन था मुख्तलिफ अपोजिशन ग्रुप्स के दरमियान, वो बहुत बेहतर था। मिसाल के तौर पे अगर आप इसको माजी में जो कोशिशें की गई थी अरब स्प्रिंग जब शुरू हुआ था उससे, तो इस वक्त कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा था। तकरीबन 13 मुख्तलिफ जमातें थी जिनके लिए एक सेंट्रल कमांड एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया था, और उसके तहत बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज से उन्होंने काम किया। तो एक वजह तो ये थी। दूसरी वजह ये कि 2014-2015 में रूस की तरफ से जो इंटरवेंशन हुई थी, जो एयर कैंपेन शुरू किया गया था, उससे ज़ाहिर है बहुत नुकसान पहुंचा था। तो इस मर्तबा वो भी देखने में नहीं आया। तीसरी वजह दाइश फैक्टर भी था कि दाइश ने 2014 में जिस तेज़ी से वो ये तंजीम फैली थी और उसने मुख्तलिफ जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं उनको निशाना बनाना शुरू किया था, तो उससे भी उनकी कार्रवाइयाँ मुतासिर हुई थी। एक और चौथा फैक्टर ये था कि जो सीरियन रेजीम, साबका सीरियन रेजीम की जो फोर्सेस थी, उसमें ये देखने में आया कि बहुत ज़्यादा वो डीमोरलाइज थी, और उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स थे। शायद एक फैक्टर ये था कि जो अवामी हिमायत बहुत ज़्यादा और बहुत वाज़ेह तौर पर वो सामने आई थी। मिसाल के तौर पर आप हमा में देखें या हम्स में देखें, तो जिस वक्त जो अपोजिशन ग्रुप से दाखिल नहीं भी हुए थे, तब भी बहुत बड़े बड़े लोगों ने मुजाहरे किए और अपनी तरफ से हिमायत का ऐलान किया। तो मुख्तलिफ फैक्टर्स थे।